गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखा हो रहा है सबका? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न चैप्टर 3 ग्रेविटेशन, मास एंड वेट। मास एंड वेट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा वो मास एंड वेट। हम लोग मास एंड वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में मास एंड वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं मास क्या होता है। मास क्या होता है तो लिख सकते हैं द materials present in the substance determine its mass। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर जितना मटेरियल प्रेजेंट है उसी को उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का मास फिक्स है ऐसे, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें, हट गया कैप इसका, तो इसका क्या हो गया? मास थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम कैप लगा दें तो इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर और बहुत अच्छी जो चीज़ों को हम हटाते जाएंगे उसके हिसाब से इसका मास क्या होता जाएगा? कमता जाएगा। सही है। तो यहाँ पे जो हुआ ठीक है, तो मास डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने मटेरियल प्रेजेंट है। मटेरियल पे डिपेंड करता है उसका मास कि उसके अंदर मटेरियल कितना है। इट इज डिनोटेड बाय m and its SI unit is kg। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? m से डिनोट करते हैं और उसका SI यूनिट क्या होता है? kg होता है। एंड इट इज फिक्स्ड ऑन ईच एंड एवरी प्लेस। क्यों? जैसे मार्कर को अगर हम कहीं लेकर के जाएं, स्पेस में लेकर के जाएंगे, तो इसके अंदर सारे मटेरियल जो है वही रहेंगे, चेंज तो नहीं करेगा। यानी इसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास कभी इसका चेंज नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि जो इसके अंदर मटेरियल था, यहाँ ले रखें या फिर इसको स्पेस में रखें या कहीं भी रखेंगे, इसका मटेरियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मटेरियल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास चेंज नहीं करेगा। तो क्या लिखे? SI यूनिट इज kg। इट डज नॉट चेंज। इट या लिख सकते हैं द मास ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। द मास ऑफ द मटेरियल, द मास ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कहीं भी चले जाइए, उससे इसको मतलब नहीं है। मास रिमेन कांस्टेंट। मास जो इसका होगा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप एक इंसान हो, आप यहाँ पे हो और अगर मून पे जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मून पे आप जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या आपका कोई पार्ट खत्म हो जाएगा? आपका कोई पार्ट कम जाएगा? ऐसा तो नहीं है। मतलब जितना तुम यहाँ हो, 2 हाथ यहाँ तो 2 हाथ वहाँ भी रहेगा, 2 पैर यहाँ 2 पैर वहाँ भी रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि मास रिमेन सेम। यानी मास आपके जो भी पार्ट्स हैं, मास मतलब जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी जो भी चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है मास। तो स्पेस में जाने के बाद वो सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, चेंज तो कुछ करेगा नहीं। जब चेंज कुछ नहीं करेगा तो इस कंडीशन में आपका मास भी चेंज नहीं करने वाला है। क्या नहीं चेंज करने वाला है? आपका मास चेंज नहीं करेगा। यानी कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, यानी कि मास कभी भी चेंज नहीं करता है। सही है, ओके। और कुछ लिख सकते हैं? चलिए रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। बस इतना ही मास के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वेट। तो वेट क्या होता है भाई? तो वेट चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखेंगे वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो आपका मास जो होता है, वेट जो होता है, ठीक है, वेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और दूसरा मास पे। उसका मास कितना और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मून पे जाने के बाद क्या होता है, हमारा मास जो है वो कम हो जाता है।
हाँ, हम लोग बोलते हैं कि मून पे जाने पे हमारा मास कम हो जाता है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। मून पे जाने पे हमारा मास नहीं बल्कि वेट कम हो जाता है, मास कम नहीं होता, मास सेम रहता है हमेशा, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे वेट चेंज करता है, वेट और मास में सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा होता है, ठीक है। वेट और मास में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन में वेट को मास और मास को वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो जो भी चीज़ें हम केजी में मेजर करते हैं, जो भी चीज़ हम किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, मतलब हम लोग उसका क्या मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, ना कि उसका वेट मेजर कर रहे हैं। वेट हम लोग दूसरे यूनिट में मेजर करते हैं। तो क्या लिखा, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जिस भी चीज़ पे, जिस भी सेलेस्टियल बॉडी पे या जिस भी बॉडी पे हम उसका वेट फाइंड करेंगे, उसका वेट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि जी उसका हर एक जगह पे क्या होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी हर एक जगह पे क्या होता है, उसका चेंज होता है। स्मॉल जी चेंज करेगा तो वेट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वेट डिपेंड्स ऑन डी तो हो गया, जी हो गया। लिखेंगे इट चेंजेस फ्रॉम, या फिर पहले एक चीज़ को लिख लो, इट इज़ डिनोटेड बाय, it is denoted by W, and its SI unit is like force. SI unit is same as force, है ना, same as force। यानी इसका SI यूनिट क्या होता है, फोर्स के जैसा होता है। क्या होता है फोर्स का भाई, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका भी SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अब न्यूटन कैसे हुआ, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक चीज़ और लिख सकते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी हाँ, अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों हुआ, जैसे कोई बोल दे कि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई, क्योंकि जो फोर्स लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है वो किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ऐसे अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जब सेंटर की तरफ लगेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और ऊपर वाला ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें फिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, और एफ इजिकल टू एम जी भी होता है। एफ इजिकल टू एम ए और एफ इजिकल टू एम जी भी होता है। डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया, एम जी। एफ इजिकल टू एम ए एम जी दोनों होता है, हमने देखा था, ठीक है। जस्ट इसी एक्सरसाइज में हमने देखा था, इसी चैप्टर में हमने देखा था कि एफ इजिकल टू एम ए होता है, जो कि चैप्टर 2 में देखे थे। एफ इजिकल टू एम जी हमने चैप्टर 3 में देखा। डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया, एम जी हो गया। तो जी जो होता है एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, जी कहाँ होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए डब्ल्यू का एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। जब डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, वेट है तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा न्यूटन में, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो इसीलिए क्या हो गया, डब्ल्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डब्ल्यू कैसा हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू के बारे में अभी और कुछ लिखना बाकी है, तो ऊपर इरेज कर दें, मास को इरेज कर दें। ओके चलिए, मास हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो और क्या लिख सकते हैं भाई डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू मतलब, डब्ल्यू मतलब वेट, डब्ल्यू मतलब वो धमाल वाला डब्ल्यू नहीं, बड़ा वाला डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसमें और कुछ लिख सकते हैं, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये क्या करता है, प्लेस टू प्लेस क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। जहाँ भी जाएंगे उसके हिसाब से क्या करता चला जाएगा, ये चेंज करता चला जाएगा। कौन चेंज करता है भाई, तो वेट जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। वो फिक्स नहीं रहता। मास जैसे क्या होता है, मास जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन वेट जो होता है फिक्स नहीं रहता। मास जो होता है क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन वेट क्या होता है, फिक्स नहीं रहता। वेट क्या करता है हमारा, चेंज करता है। वेट क्या करता है हमारा, चेंज करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मून पे जाने पे हमारा वेट क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। कितना टाइम्स चेंज कर जाता है, तो 6 टाइम्स चेंज करता है। 6 टाइम्स क्यों चेंज कर जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मून का अर्थ की अपेक्षा 6 गुना कम होता है। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 6 टाइम्स लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसी कारण से वहाँ पे 6 टाइम्स उसका वेट कम हो जाता है, मास कम नहीं होता। ध्यान देना, मास नहीं कम होगा बल्कि क्या कम होगा, वेट कम होगा। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इट डिपेंड्स ऑन जी, क्योंकि एम तो फिक्स होगा ना, एम तो क्या होगा उसका, फिक्स होगा। एम क्या रहेगा, फिक्स होगा, तो किस पे चेंज डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। तो क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, ऐसा हो गया कुछ, चलिए लिख देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन
स्मॉल जी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गए सारे चीज़ क्लियर। वेट और मास में डिफरेंसेस, कैन यू राइट? होमवर्क आपका रहेगा, इसके बीच में एक होमवर्क भी हम दे देते हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मास। सही है, डिस्कशन हो गया। आप लोग लिख सकते हैं वेट और मास में डिफरेंसेस, कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक ही चीज़ नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि वेट करवा लो, मास करवा लो, तो वेट और मास दोनों एक चीज़ नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, इरेज करें इसको, और कुछ हम नंबरिकल्स देखते हैं इस पे बेस्ट। ओके, दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन, सो यू हैव टू सॉल्व द नंबरिकल। ये आपका क्या दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इसके बेसिस पर आपको क्या सॉल्व करना है, नंबरिकल सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, नंबरिकल सॉल्व करें हम लोग। ओके, तो क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना बिटवीन सन एंड द अर्थ एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो डेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए फिजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं भाई, बताइए जरा। ए फिजिकल टू फार्मूला होता है जी एम ई, यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, सबके लिए फार्मूला ये होता है। M1 M2, यहाँ पे मास दिया हुआ अर्थ, मास ऑफ द सन दिया हुआ, इसीलिए MS कर दिया। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जी का वैल्यू सबको पता होगा, याद है या भूल गए? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। डी का वैल्यू कितना दिया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर, है ना, इंटू सारे को एक बार कैलकुलेट करके न्यूटन में ही आंसर लिख देंगे। M1 का वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। M2 दूसरे का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 30। हो गया, यहाँ फोर्स है तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, F इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए। तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, 24 प्लस 30 और -11। तो -11 और प्लस 24 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 22 हो गया। सही है, F इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 12 आएगा, 667 इंटू 12 दिख रहा है कितना आएगा, 12/34, 12 7 जा 80.04 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको घटाइए तो आएगा 43, है ना। ये 22 नीचे है तो 22 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 2.25 न्यूटन हो जाएगा। सही है, ओके। तो आगे देखते हैं क्या आएगा फिर इसमें, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, 80.04 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 21, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ऊपर में, 21 डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई, डिवाइडेड बाई आएगा 2.25। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 2.25 से तो कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.5 के करीब आना चाहिए। 2.25 से डिवाइड करेंगे 80.04 तो आएगा 3 से करेंगे तो 3 25 75 और 3 2 जा 6 125 4 लिखेंगे तो कितने बार लगेगा ये, एक बार और 5 7 के करीब आएगा ना। तो आएगा 35.7 इंटू 10 टू द पावर 21। अगर F इज इक्वल टू लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3.57 करीब लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। इट विल बी द फोर्स बिटवीन सन एंड द मून, सॉरी सन एंड द अर्थ। ये फोर्स था सन एंड अर्थ के बीच का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत कहीं पे? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाकी सब सही है। इरेज कर दे इसको, कंप्लीट हो गया, इरेज कर दे। ओके, चलिए इरेज करते हैं फिर। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, बोलता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिसका मास कितना है 1 kg, विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ कर देते हैं ना, सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो उस पर क्या करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड करना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं। देन एफ इजिकल टू हम लोग क्या पता है, जी, फार्मूला तो पता होगा, m1 m2 इंटू आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि यू आर फ्री टू राइट आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, आप फ्री हो आर स्क्वायर या डी स्क्वायर लिखने के लिए। गिवन डेटा इज हियर, यहाँ पे डेटा दिया हुआ आपका। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कोई डाउट। एम ई मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इज 1 kg, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आर ई देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स है तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे, न्यूटन में लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे देखते हैं। एफ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 13, कोई दिक्कत। 24 माइनस 11 इज इक्वल टू 13, क्योंकि यहाँ माइनस 11 है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना 12 न्यूटन। कैलकुलेशन तक कर दे, ओके। देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लो जरा, मल्टीप्लाई करो। .02 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.4, और ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 13 था प्लस में, और माइनस यहाँ से नीचे जाएगा तो 12, नीचे से ऊपर जाएगा तो 12 हो गया। देन एफ इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लें। वेट, यहाँ पे 6.4 छूट गया था ना, 6.4 यहाँ भी छूट गया था, इंटू 6.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना 6.4 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू 6.4 तो कितना आएगा, 6.4 इंटू 6.4 तो कितना है, 4 4 16 और 6 4 24, 24 1 25, 6 4 24, कैरी 2 से 30, 36 37 38 हो गया, 6 4 5 9 8 2 10 3 1 4, तो आ गया 40.96, ये कितना आया 40.02, और ये नीचे आ गया कितना 40.96 इंटू 10, सही है। 13 से अगर 2 मिल जाएगा तो 10 बचेगा। एफ अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, तो लगभग 9.8 न्यूटन के करीब आएगा। कितना आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। यानी कि अगर कोई बॉडी का मास 1 kg है और अर्थ पे रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उतना ही फोर्स लगता है एक बॉडी पे, उतना ही फोर्स लगता है जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है किसके बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। अगर किसी बॉडी का मास कितना kg है, 1 kg है, और वो सरफेस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है। ये अर्थ के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, तो हर एक बॉडी के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ऐसा ही सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसका क्या आंसर। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका लिखा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। दो बॉडी के बीच में क्या फाइंड करना है आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। उस मास इज 100 kg या 200 kg, दो बॉडी, एक बॉडी का मास है 100 kg, दूसरे बॉडी का मास कितना है 200 kg है, उनके बीच में क्या फाइंड करना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, जबकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का है। कितना मीटर का है, 1 मीटर का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। एफ इज इक्वल टू, गिवन लिखने का जरूरत है, लिख देते हैं क्या, लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। मास m1 इज इक्वल टू 100 kg, m2 इज इक्वल टू 200 kg एंड d इज इक्वल टू गिवन 1 मीटर। कोई डाउट, सब दिया हुआ ऐसा। f फाइंड करना, तो f इज इक्वल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और g भी होता है ना, g इंटू m1 m2 डी स्क्वायर, सही है फार्मूला, ठीक है। ओके, तो f इज इक्वल टू, यहाँ पर से हम कंपेयर भी कर लेंगे कि क्यों कोई बॉडी अर्थ पे रहते हुए दूसरे बॉडी को अपनी तरफ नहीं खींचता, उसको अर्थ ही हमेशा अपने तरफ क्यों खींच लेता है, ये भी क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी बॉडी को दूसरा बॉडी क्यों उसके तरफ नहीं खींच पाता है। जैसे मान लो मैं हूँ,
मैं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, दीवार भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी दीवार को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वॉल को मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग नहीं खींच पा रहे हैं, वो अर्थ से चिपके हुए। रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा होता है, बहुत गुना ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं अभी। तो g इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 इज 100 और m2 इज 200, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? डी का वैल्यू 1 का स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 6.67 इंटू 10⁻11, ये न्यूटन में आएगा। इसका 2 तो 4 जीरो इंटू 10⁴ इंटू 2, यानी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 1 13, 6 12 1 13 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -11 से अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1.334 इंटू 10⁻6 न्यूटन। देखिए ये आया एफ का वैल्यू, यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना आया? 1.33 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ये आया 1 का वैल्यू, सही है। अगर हम अर्थ से फाइंड करते हैं किसी बॉडी पे फोर्स ड्यू टू अर्थ, एफ ई लिख देते हैं अर्थ के लिए, या अर्थ पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। अर्थ अगर पूरा लिखते हैं तो अर्थ के लिए अगर हम फाइंड करते हैं, अर्थ के लिए फाइंड करते हैं तो 9.8 न्यूटन होता है। अब बताइए कितना टाइम से बड़ा है, देख के बताओ जरा। 1.3 इंटू 10⁻6 से ये कितना टाइम से बड़ा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना, लाख गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। यानी कि जो 1 kg 100 kg का 100 kg का जो ऑब्जेक्ट है, जो 200 kg पे जितना फोर्स लगाएगा और अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो लाख गुना से भी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? अर्थ अप्लाइंग मोर देन 1 लाख टाइम्स फोर्स, 1 लाख गुना से भी ज़्यादा फोर्स अर्थ लगा रहा है ये बॉडी पे, तो अर्थ इनको खींच पाएगा, इन दोनों बॉडी को, कि ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर 1 लाख गुना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो अर्थ ही उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कभी खींच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खींच पाएंगे? क्योंकि उनका फोर्स बहुत ही कमज़ोर है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, बहुत कमज़ोर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? बहुत कमज़ोर फोर्स होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, ठीक है। जितने भी फोर्सेज होते हैं नेचुरल फोर्सेज में सबसे कमज़ोर होता है, लेकिन सोच लो कमज़ोर होने के बावजूद भी हम सबको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, सबको चिपका के रखा हुआ है, तो स्ट्रांग होता तो क्या होता? ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक आध नॉमरिकल्स और कर लेते हैं हम लोग, जो कि मोशन ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड होगा। मोशन ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे नॉमरिकल्स आपको करवाया गया, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर। एक बॉडी को 100 मीटर के हाइट से गिरा दिया गया, ड्रॉप किया गया, है ना। क्या किया गया? ड्रॉप किया गया, थ्रो नहीं किया गया, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब छोड़ देना, ऊपर से छोड़ना। जब ऊपर से हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे छोड़ दिया, तो यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। जी तो हमेशा फिक्स होता है, जब ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे जाता है तो उस कंडीशन में जी प्लस लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे से ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस होगा, ध्यान देना। चलिए ये हो गया। एंड हाइट इज गिवन 100 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। चलिए हो गया सब कुछ, यू जी एच हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोगों को फाइंड क्या करना है भाई, तो टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम में पहुंचता है, एंड विथ वेलोसिटी, ये भी फाइंड लिख लीजिए, एंड विथ विच वेलोसिटी, एंड विथ विच वेलोसिटी, और जो टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो वी भी आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया। दो चीज़ें होगी, आप टी फाइंड करोगे और वी फाइंड करोगे, दोनों चीज़ फाइंड करोगे। तो टी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? टी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, सेकेंड इक्वेशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। टी तो पहले हम फाइंड हो जाएगा भाई, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए तो देखते हैं। एच इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0, टी प्लस 1/2, जी का वैल्यू कितना है? 10, है ना, टाइम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू 100 है, तो 100 इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ओके 5 आ जाएगा। चलिए तो 5
टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे अगर तो क्या आएगा 100 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/5, सही है। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 520, है ना, 25 जहाँ 100, हाँ 4 होता तो 25 आता, चलिए कोई बात नहीं। तो 20 हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √20, यानी कि t इज इक्वल टू 4 × 5 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू क्या होने वाला आपका, देखिए ज़रा 2√5 सेकेंड, यानी √5 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है 2√5, तो 2√5 अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2√5, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो √5 का जो वैल्यू आया 2.2 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.4 सेकेंड। t का वैल्यू आ गया आपका 4.4 सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो v के लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं, h इज इक्वल टू एक फार्मूला था ना, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये भी फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v का v रह जाएगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा, g का वैल्यू कितना भाई देखो जरा 10 हमने लिया, t का वैल्यू 4.4, यानी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्ट्राइक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो 44 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जा सकते हैं, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉरी इसमें करते हैं लास्ट, इट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ऊपर फेंका के बताओ मैक्सिमम हाइट कितना तक जा सकता है और उसको रिटर्न होकर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम इसमें बताएंगे कि जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको आने में लगेगा, टाइम इज फिक्स्ड, जितना जाने में उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। u इज़ गिवन 40 मीटर पर सेकेंड, u आपका कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए g माइनस होगा कि प्लस होगा, तो g माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। चलिए ये हो गया, v हो गया, g हो गया। आपको क्या फाइंड करना है भाई, t फाइंड करना है ना, t फाइंड करना है। और v इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा था, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाए, कोई डाउट। चलिए तो हम लोग यहाँ पे t फाइंड कर लेंगे और h भी फाइंड करेंगे, है ना। तो t जब फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, u प्लस जी टी, तो होता ही होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, इक्वेशन बताया गया था आपको। तो v का वैल्यू कितना भाई 0, u का वैल्यू कितना है 40, प्लस g का वैल्यू कितना है -10, और टाइम आपको फाइंड करना है, ले ले। ओके इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू -10t, माइनस माइनस कैंसिल, 10 4 जा 40, यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 सेकेंड आ गया। t जब 4 सेकेंड आ गया तो h आपको फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड सिर्फ जाने में, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा भाई, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 + 4 सेकेंड, है ना। तो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड, यानी कि उसको जाकर के आने में कितना टाइम लग जाएगा 8 सेकेंड लग जाएगा। अब आपको फाइंड करना है h, तो h इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना भाई देखो जरा 40, t का वैल्यू कितना है 4 लेंगे, ये 4 लेंगे, 8 नहीं लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। ये +1/2, g का वैल्यू कितना है 10, ऊपर जा रहा है ना, तो इसीलिए g का वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। और टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम देखो जरा, तो टाइम आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 160, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस, है ना 4 4 16 माइनस 5 इंटू 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 5 2 10, 5 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 160 माइनस 80, है ना, यानी कि हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो पहुंचेगा h इज इक्वल टू हो गया 80 मीटर, इट विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 मीटर, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके पढ़ाई करते रहिए, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे हम लोग पढ़ेंगे बेयोंसी के बारे में, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर एंड बेयोंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय, सी यू।